नमस्कार, जय हिंद, वंदे मातरम दोस्तों। स्वागत है आप सभी का हमारे यूट्यूब चैनल स्टडी पॉइंटर्स में। और आज हम आपके लिए लेकर आ चुके हैं एक इम्पॉर्टेंट क्लास जो कि होने वाली है सीडीपी की, और ये पार्ट दूसरा होने वाला है। और वंशानुक्रम तथा वातावरण का अर्थ एवं परिभाषा, तो इसको हम डिटेल में देखने वाले हैं, यानी कि हेरिडिटी एंड एनवायरमेंट। सबसे पहले हम आपका कॉन्सेप्ट क्लियर कराएंगे और देन उसके बाद जो एमसीक्यूज बनते हैं इससे, वो भी यहाँ पर हम क्लियर कराने वाले हैं। तो वीडियो को आप लोगों को बहुत ही ध्यान से देखना है, और अच्छा लगे तो लाइक और शेयर जरूर कर देना। चैनल से अगर आप पहली बार जुड़े हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, बेल आइकॉन को प्रेस कर लीजिएगा, जिससे कि आने वाली वीडियो का नोटिफिकेशन आपको समय से मिल सके। तो चलिए शुरू करते हैं आज का इम्पोर्टेंट लेक्चर। तो सबसे पहले बच्चों यहाँ पर हम बात करेंगे आनुवांशिकता के बारे में। तो आनुवांशिकता का अर्थ क्या होता है, इसको यहाँ पर हम देखते हैं। यहाँ पर दिया है कि आनुवांशिक गुणों के एक पीढ़ी से दूसरी पीढ़ी में संचरित होने की प्रक्रिया को आनुवांशिकता या वंशानुक्रम कहा जाता है। ठीक है, तो जो गुण हैं वो एक पीढ़ी से अगर दूसरी पीढ़ी में ट्रांसफर होते हैं तो इसी प्रक्रिया को जो है आनुवांशिकता या वंशानुक्रम कहा जाता है। समझ में आ गया? आनुवांशिक गुण कौन कौन से होते हैं? जैसे कि बालक का रंग, रूप हो गया, ठीक है, आकार हो गया, शारीरिक गठन हो गया, ऊंचाई हो गई। ठीक है, तो ये सारी चीजें आनुवांशिक गुण के अंतर्गत आती हैं। जैसे कि आप समझिएगा कि आपके जो माता पिता हैं उनके कुछ गुण जो हैं आप में भी दिखते होंगे। ठीक है, चाहे वो आपके रंग रूप से दिखते हों, ठीक है, जैसे कि आपका फेस कट हो गया, वो माता पिता से मिलता जुलता होगा। आकार हो गया, ठीक है, जैसे कि लंबाई हो गई आपकी। तो ये सारी चीजें जो हैं वो आपके माता पिता से मिलती जुलती होंगी, और यही आपका कहलाता है आनुवांशिक गुण। समझ में आ गया? चलते हैं आगे, नेक्स्ट देखते हैं अगला पॉइंट। यहाँ पर दी गई हैं कुछ वंशानुक्रम की इंपॉर्टेंट परिभाषाएं जो आपके एग्जाम में काफी पूछी जाती हैं। ठीक है, तो इनको हम यहाँ पर ध्यान से देखते हैं। जेम्स ड्रेवर के अनुसार जो परिभाषा दी गई है वो क्या दी गई है? माता पिता की शारीरिक एवं मानसिक विशेषताओं का संतानों में हस्तांतरण होना, ये आपका वंशानुक्रम कहलाता है। तो इन्होंने यही बात बोली है कि जो माता पिता की शारीरिक और मानसिक विशेषताएं हैं उनका जो है उनकी संतानों में हस्तांतरण होना, ये आपका कहलाता है वंशानुक्रम। समझ में आ गया? अगला देखते हैं वीएन झा के अनुसार। तो वीएन झा के अनुसार क्या परिभाषा दी गई है वंशानुक्रम की? तो इन्होंने बोला है वंशानुक्रम व्यक्ति की जन्मजात विशेषताओं का पूर्ण योग होता है। क्या होता है? वंशानुक्रम जो है व्यक्ति की जो जन्मजात विशेषताएं हैं उनका पूर्ण योग है। ये आपका कहलाया है वंशानुक्रम। किसके अनुसार? वीएन झा के अनुसार। ठीक है, क्लियर हो गया? तो ये परिभाषाएं आपको याद रखनी है। नेक्स्ट यहां पर दी गई है रूथ वेनेडिक्ट के अनुसार। तो इन्होंने क्या बोला है? वंशानुक्रम जो है माता पिता से संतान को प्राप्त होने वाले गुणों का नाम है। इन्होंने बहुत ही सिंपल परिभाषा दी है कि वंशानुक्रम क्या है कि जो माता पिता में जो गुण होते हैं वही गुण जो है संतान में आ जाएं, यही आपका वंशानुक्रम कहलाता है। किसके अनुसार? रूथ वेनेडिक्ट के अनुसार। समझ में आ गया? अगली परिभाषा यहाँ पर दी गई है H.A. पैटरसन के द्वारा। तो इन्होंने क्या बोला है? व्यक्ति अपने माता पिता के माध्यम से पूर्वजों के जो गुण प्राप्त करता है वही वंशानुक्रम कहलाता है। ठीक है, क्या बोला इन्होंने? कि व्यक्ति जो है अपने माता पिता के माध्यम से या उनसे भी जो उनके पूर्वज थे उनसे कुछ गुण जो प्राप्त करता है, ये वंशानुक्रम कहलाता है। समझ में आ गया? चलते हैं आगे, नेक्स्ट देखते हैं। अब बात करते हैं बच्चों पर्यावरण के बारे में। तो पर्यावरण का अर्थ क्या होता है, सबसे पहले हम यहीं से शुरुआत करते हैं। पर्यावरण जो है ये दो शब्दों से मिलकर बना होता है। एक बना होता है परि से और एक होता है आवरण। इसको हमने तोड़ दिया, पर्यावरण को दो भागों में डिवाइड किया। परिधन आवरण बराबर होता है आपका पर्यावरण। ठीक है, परि का अर्थ होता है चारों ओर और आवरण का अर्थ होता है ढकने वाला। समझ में आ गया? परि का अर्थ हो गया चारों ओर और आवरण का अर्थ हो गया ढकने वाला। इस प्रकार पर्यावरण या वातावरण का अर्थ क्या निकल कर आया? जो चारों ओर से ढका हो वो हमारा कहलाता है पर्यावरण, यानी कि एनवायरमेंट। क्लियर? चलते हैं आगे, नेक्स्ट पॉइंट देखते हैं। आगे यहाँ पर दिया है जन्म के बाद बालक जिस परिवेश में रह करके अधिगम करता है। अधिगम का मतलब क्या होता है बच्चों? सीखना।
अधिगम का मतलब होता है सीखना, तो ये भी आप लोग याद रखिएगा। तो यहाँ पर क्या लिखा है कि जन्म के बाद बालक जिस परिवेश में रहकर अधिगम करता है यानी कि सीखता है, उसे वातावरण कहते हैं। ठीक है। आगे यहाँ पर क्या दिया गया है कि वातावरण से संबंधित जो पर्यावरण की जो परिभाषाएं हैं उनको यहाँ पर दिया गया है। पहली परिभाषा आपके सामने दी गई है वाटसन के अनुसार। तो वाटसन ने क्या परिभाषा दी है, चलिए देख लेते हैं कि तुम मुझे नवजात शिशु दो, मैं उसे डॉक्टर, वकील, चोर या जो चाहे बना सकता हूँ। तो वाटसन ने ये बोला है कि आप मुझे एक शिशु दे दें, यानी कि कोई भी बच्चा मुझे दे दीजिएगा, मैं उसके अपने अकॉर्डिंग जो उसको परिवेश दूंगा, यानी कि जो वातावरण उसको प्रोवाइड कराऊंगा, उसी के अनुसार वो बच्चा ढल जाएगा। और आप चाहें तो उसे डॉक्टर बना सकते हैं, वकील बना सकते हैं, चोर बना सकते हैं, यानी कि कुछ भी बना सकते हैं। ठीक है। तो ये बात बोली गई थी वाटसन के अनुसार। समझ में आ गई बात। चलते हैं आगे, नेक्स्ट देखते हैं अगली परिभाषा। आगे यहाँ पर दिया है बच्चों जॉन लॉक के अनुसार। तो जॉन लॉक के अनुसार क्या बोला गया है, जन्म से बालक कोरी स्लेट होता है और वातावरण के अनुसार लिखे। ठीक है। तो जन्म से जो बालक होता है वो कोरी स्लेट होता है, यानी कि उसमें कुछ भी नहीं होता है और उसको जो है वातावरण के अनुसार ही लिखा जाता है, समझा जाता है। क्लियर हो गया। अगली परिभाषा दी गई है वुडवर्थ के अनुसार। तो इन्होंने क्या बोला है, वातावरण में वे समस्त बाह्य तत्व आ जाते हैं जिन्होंने जीवन प्रारंभ करने के समय से व्यक्ति को प्रभावित किया है। ठीक है। तो वातावरण क्या होता है कि उसमें जो समस्त बाह्य तत्व आ जाते हैं, जो जीवन में जब हम प्रारंभ करते हैं, बालक प्रारंभ करता है अपना जीवन, तो वही सारे गुण जो है व्यक्ति में आ जाते हैं और वही प्रभावित करते हैं। ठीक है। अगली परिभाषा दी गई है यहाँ पर J.S. रॉस के द्वारा। तो इनकी परिभाषा देख लीजिएगा, क्या बोला है इन्होंने, पर्यावरण हमें प्रभावित करने वाला वह तत्व है। क्या बोला है इन्होंने कि जो पर्यावरण है यानी कि जो एनवायरमेंट है वो हमें प्रभावित करने वाला एक बाहरी तत्व होता है। तो ये बोला गया है J.S. रॉस के अनुसार। ठीक है। तो यहाँ से क्वेश्चन ऐसे ही बनते हैं कि आपको बोला जाएगा कि पर्यावरण हमें प्रभावित करने वाला बाह्य तत्व है, ये चीज़ किसके द्वारा बोली गई है, या फिर ऐसा पूछा जाएगा कि ये परिभाषा किसने दी है, तो आपका आंसर हो जाएगा J.S. रॉस ने दी है। ठीक है। तो इस तरीके से यहाँ से क्वेश्चन बनते हैं। चलते हैं आगे, नेक्स्ट देखते हैं। अब बात करते हैं नेक्स्ट पॉइंट की। ग्रेगर जॉन मेंडल को वंशानुगत नियम का जनक माना जाता है। तो क्वेश्चन पूछा जाएगा कि वंशानुगत नियम का जनक जो है किसे माना जाता है, तो आपका आंसर होगा ग्रेगर जॉन मेंडल को। तो ये आपका सही उत्तर हो जाएगा। ठीक है, याद कर लीजिएगा। नेक्स्ट पॉइंट दिया है, ग्रेगर जॉन मेंडल ने अपना पहला प्रयोग मटर यानी कि जो मीठी मटर है इस पर किया था। तो ये क्वेश्चन भी पूछा जाता है कि मटर का जो है प्रयोग किसने किया था, जो मीठी मटर है उसका प्रयोग किया था ग्रेगर जॉन मेंडल ने। ठीक है। नेक्स्ट पॉइंट दिया है, मानव का विकास अनेक कारकों द्वारा होता है। प्राणियों के विकास एवं व्यवहार का अध्ययन करते समय मनोवैज्ञानिक ने दो प्रमुख कारकों पर जोर दिया है। तो वो दो प्रमुख कारक कौन से हैं, चलिए देख लेते हैं। तो यहां पर दिया है, पहला है वंशानुक्रम और दूसरा है वातावरण। ठीक है। वंशानुक्रम क्या होता है बच्चों, समझ लीजिएगा। यह जन्मजात व प्रकृतिजन्य होता है, यानी कि वंशानुक्रम जो होता है वो जन्मजात होता है, यानी कि जब बच्चा पैदा होता है तो उसमें जो गुण आएंगे वो उसके वंश के अनुसार आएंगे, यानी कि जैसे उसके माता पिता थे, उनके दादा दादी थे, उनके अकॉर्डिंग उसमें जो है गुण आएंगे। ये वंशानुक्रम कहलाता है, ये जन्मजात होता है। ठीक है। वातावरण क्या होता है, तो ये होता है बच्चों एनवायरमेंट, यानी कि इसको अर्जित किया जाता है। वही लिखा है कि अर्जित व पोषण आधारित होता है ये कौन, वातावरण। ठीक है, समझ में आ गया। अब यहाँ पर आगे दिया है कि आनुवांशिकता और वंशानुक्रम के कुछ नियम बताए गए हैं। तो चलिए नियम देख लेते हैं। तो वंशानुक्रम के 3 नियम यहाँ पर मुख्य बताए गए हैं। कौन कौन से? पहला नियम दिया गया है समानता का नियम, दूसरा बताया गया है विभिन्नता का नियम और तीसरा बताया गया है प्रत्यागमन का नियम। तो ये 3 नियम, इसको हम यहाँ पर अब डिस्कस करने वाले हैं। ठीक है। तो पहले नियम की बात करेंगे। यहाँ पर लिखा है कि समानता का नियम, जिस प्रकार के गुण यानी कि जैसे कि रंग रूप हो गया,
आकार, शरीर का गठन, ऊंचाई आदि माता पिता में है वैसे ही पुत्र का होना। तो ये कहलाता है समानता का नियम। बिल्कुल समझ में आ रहा होगा आपको कि जिस प्रकार से आपके माता पिता में गुण हैं, तो वो गुण आप में भी व्यक्त होते हैं या दर्शा रहे हैं, तो ये आपका कहलाता है समानता का नियम। जैसे कि आपका जो फेस कट है वो माता या पिता से मिलता होगा, ठीक है। उसी तरीके से जो शारीरिक गठन है यानी कि लंबाई चौड़ाई है, ठीक है, उसी तरीके से आप में भी होगी। तो ये एक समानता का प्रतीक हो रहा है, ठीक है। तो ये कहलाता है समानता का नियम। समझ में आ गया। दूसरा नियम है कि भिन्नता का नियम। माता पिता के गुणों के साथ साथ अन्य भिन्न गुण वाली जो है संतान का होना, ये आपका कहलाता है भिन्नता का नियम, ठीक है। तो इसको समझते हैं। जैसे कि मान लीजिएगा कि आपके माता पिता हैं और आप हैं, ठीक है। तो माता पिता में कुछ गुण ऐसे होते हैं जो उनसे ज्यादा आप में आ जाते हैं, ठीक है। यानी कि एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी इसको हम बोल सकते हैं। तो ये आपका कहलाता है भिन्नता का नियम। मतलब कि कुछ गुण जो हैं वो आप में तो हैं लेकिन आपके माता पिता में नहीं थे। जैसे कि आज के ज़माने में आप लोग जो एंड्रॉयड मोबाइल यूज़ कर रहे हैं, तो आपको तो वो आता है लेकिन माता पिता को नहीं आता है। तो ये हो गया भिन्नता का नियम। अगला है प्रत्यागमन का नियम। माता पिता के गुणों के बिल्कुल विपरीत जो होगा, यहाँ पर दिया गया है कि माता पिता के गुणों के बिल्कुल विपरीत गुणों वाली संतान का होना, ये कहलाता है आपका प्रत्यागमन का नियम। इसको समझ लीजिएगा। जैसे कि मान लीजिएगा कि आपके कोई जैसे माता पिता होते हैं तो वो तो बहुत ही सीधे साधे होते हैं, ईमानदार होते हैं, लेकिन जो उनकी संतान है वो ईमानदार नहीं है, तो ये आपका कहलाएगा प्रत्यागमन का नियम, ठीक है। तो ये जो है क्या हो गया, प्रत्यागमन का नियम। अगर वो ईमानदार नहीं है तो उसका कुछ कारण रहा होगा, या तो उसको ऐसा एनवायरनमेंट मिल गया होगा जिससे वो बिगड़ चुका है, ठीक है। तो ये सारी चीजें डिपेंड करती हैं आपके एनवायरनमेंट पर, ठीक है। समझ में आ गया। अब चलते हैं आगे। नेक्स्ट अब बात करेंगे यहाँ पर बच्चों आनुवंशिकता या वंशानुक्रम के जो कुछ सिद्धांत हैं उनको यहाँ पर हम डिस्कस करेंगे, ठीक है। सबसे पहले है गॉल्टन का जीव सांख्यिकी सिद्धांत। दूसरा है बीजमैन का बीज कोशिकीय निरंतरता का सिद्धांत। और तीसरा दिया है लैमार्क का उपार्जित गुणों के संचरण का सिद्धांत। तो सबसे पहले हम यहाँ पर डिस्कस करेंगे गाल्टन का जीव सांख्यिकी सिद्धांत। इन्होंने यहाँ पर क्या बताया, गाल्टन ने एक पीढ़ी से दूसरी पीढ़ी में संक्रमण होने वाले गुणों का अध्ययन किया, जिसके आधार पर उन्होंने यह निष्कर्ष निकाला कि बालक को वंशानुक्रम की विरासत से मिलने वाले गुण केवल माता पिता से प्राप्त नहीं होते हैं, बल्कि वह अपने जो है गुण दादा दादी से प्राप्त करता है, नाना नानी से भी प्राप्त करता है, व अन्य पूर्वजों से प्राप्त करता है, ठीक है। जैसे जैसे माता पिता की पीढ़ियां बढ़ती जाती हैं, अंशदान कम होता जाता है, ठीक है। तो यहाँ पर गाल्टन ने क्या बताया है कि जो वंशानुक्रम के जो गुण हैं यानी कि जो बच्चे में गुण आते हैं वो केवल माता पिता से ही नहीं मिलते हैं, ठीक है। इन्होंने बताया कि ये जो गुण हैं उनके दादा दादी से भी मिल सकते हैं और नाना नानी से भी मिल सकते हैं, यानी कि जो उनके पूर्वज हैं उनसे भी मिलते हैं। लेकिन होता क्या है कि जैसे जैसे ये पीढ़ियां बढ़ती जाती हैं, ये जो अंशदान है यानी कि जो गुण मिल रहे हैं ये भी धीरे धीरे कम होते जाते हैं, ठीक है। जैसे आप अपने आप को समझिए, ठीक है। आपके जो गुण हैं वो आपके माता पिता से मिल रहे होंगे, कुछ गुण होंगे जो आपके दादा दादी या नाना नानी से भी मिलते होंगे, लेकिन जो उनसे और ज़्यादा उनके भी जो पूर्वज हैं उनसे आपके जो गुण हैं वो बहुत ही रेयर चांस हैं जो मिल रहे हों, ठीक है। जैसे कि अब आपके बच्चे जो होंगे उनके गुण जो आपके दादा दादी या नाना नानी हैं उनसे कम मिलेंगे, यानी कि जो अंशदान है वो धीरे धीरे पीढ़ी दर पीढ़ी कम होता जाता है, ठीक है। समझ में आ गया। तो यही यहाँ पर ग्राफ के माध्यम से बताया गया है। जैसे कि यहाँ पर बालक है, फिर उसके जो गुण मिलेंगे माता पिता से या नाना नानी से या दादा दादी से, ठीक है। इससे अगर ऊपर जब ये बालक के जो और बच्चे होंगे उनसे जो नाना नानी और दादा दादी के गुण होंगे वो धीरे धीरे अंशदान के रूप में कम होते जाएंगे। समझ में आ गया। चलते हैं आगे। नेक्स्ट बात करते हैं बीजमैन के बारे में। इन्होंने जो बीज कोशिकीय निरंतरता का सिद्धांत दिया है उसको पढ़ लीजिएगा। बीजमैन ने स्पष्ट किया कि स्त्री पुरुषों के जीन्स से
जायगोट का निर्माण होता है और इस जायगोट में दो प्रकार के कोष होते हैं। एक होता है शरीर कोष और दूसरा होता है जीव कोष। जीव कोष कभी नष्ट नहीं होता है, यह पीढ़ी दर पीढ़ी हस्तांतरित होता रहता है। लेकिन हुआ क्या कि बीजमैन इसे स्पष्ट अच्छी तरीके से नहीं कर सके, इसलिए इसको जो है अमान्य यहाँ पर बता दिया गया। तो ये जो है ज़्यादा इम्पोर्टेंट आपके लिए नहीं है, केवल यही याद रखिएगा कि जो जीव कोष होता है और एक होता है आपका शरीर कोष, दो प्रकार के कोष बताए गए हैं जायगोट में, और जो जीव कोष होता है ये कभी नष्ट नहीं होता है। इतनी बात आपको यहाँ पर याद रखनी है। क्लियर हो गया? आगे चलते हैं, बात करते हैं अब लैमार्क का उपार्जित गुणों के संचरण का सिद्धांत। तो इन्होंने क्या बताया कि अर्जित गुणों का स्थानांतरण एक पीढ़ी से दूसरी पीढ़ी में होता है, जैसे कि इन्होंने उदाहरण दिया था जिराफ की गर्दन। ठीक है। नेक्स्ट पॉइंट दिया है, मानव जाति में गुणसूत्र की कुल संख्या बच्चों होती है 46 और इन्हीं को जो है 23 जोड़ी बोला जाता है। अगर आपसे क्वेश्चन पूछा जाए कि मानव जाति में गुणसूत्रों की संख्या कुल कितनी होती है, तो आपका आंसर होगा 46। अगर आपसे पूछा जाए कि मानव जाति में गुणसूत्र जो हैं वो कितने जोड़ी होते हैं, तो आपका आंसर होगा 23 यानी कि 23 जोड़ी। ठीक है, क्लियर? कोई डाउट नहीं होना चाहिए। अगला दिया है पॉइंट, एक्स गुणसूत्र लंबे छड़ी नुमा होते हैं और जो वाई गुणसूत्र होते हैं वो छोटे व गोल होते हैं। तो इनका जो आकार है ये भी आप लोग याद रखिएगा। एक्स गुणसूत्र का जो आकार होता है वो लंबे छड़ी नुमा होते हैं और जो वाई गुणसूत्र होते हैं बच्चों वो छोटे व गोल होते हैं। क्लियर हो गया? चलते हैं आगे, नेक्स्ट देखते हैं। अगला पॉइंट, माता के जो अंड में यानी कि यहाँ पर केवल एक्स गुणसूत्र होते हैं। याद रखिएगा, जो फीमेल हैं उनके अंड में केवल एक्स गुणसूत्र होते हैं, जबकि अगर बात करें पिता के जो शुक्राणु में, इनमें जो है एक्स तथा वाई दोनों प्रकार के गुणसूत्र पाए जाते हैं। ठीक है। अगर जो है यहाँ पर मेल की बात करें तो इसमें जो है एक्स वाई दोनों प्रकार के गुणसूत्र होंगे और माता की बात करें यानी कि फीमेल में केवल एक्स गुणसूत्र पाए जाते हैं। क्लियर हो गया? नेक्स्ट यहाँ पर पॉइंट दिया है कि निषेचित अंड में एक्स एक्स लिंग गुणसूत्रों का संयोजन होता है तब संतान लड़की होती है। यानी कि अगर फर्टिलाइजेशन जब होगा उसमें एक्स एक्स गुणसूत्र यहाँ पर मिलते हैं तो यहाँ पर फीमेल बनती है यानी कि लड़की पैदा होती है। क्लियर हो गया? नेक्स्ट दिया है कि इसके विपरीत निषेचित अंड में जब एक्स वाई गुणसूत्र यहाँ पर अगर मिलेंगे, इनका संयोजन होगा, तब जो है संतान लड़का होगा। ठीक है, समझ में आ गया? अब इसी को जो है यहाँ पर फिगर के माध्यम से समझाया गया है। यहाँ पर ये एक मेल है यानी कि फादर हैं, ये हो गए मेल और ये हो गई फीमेल। ठीक है, ये मदर हैं। तो हमने आपको बताया कि फादर में जो है एक्स और वाई दोनों यहाँ पर गुणसूत्र होते हैं और मदर में केवल एक्स गुणसूत्र पाए जाते हैं। अगर यहाँ पर इनका एक्स आ रहा है, ठीक है, और मदर का भी यहाँ पर एक्स आ रहा है, तो ये बन गई डॉटर। समझ में आ गया? अगर यहाँ पर बात करें, इनका यहाँ पर अगर वाई आ रहा है यानी कि फादर का और मदर का एक्स आ रहा है, तो ये बन गया आपका सन। तो इसी तरीके से डॉटर और सन यहाँ पर बनते हैं। समझ में आ गया? चलते हैं आगे, नेक्स्ट पॉइंट की बात करते हैं। लड़कों के अधिक जन्म लेने का कारण संभवतः एक्स गुणसूत्र की तुलना में वाई गुणसूत्र का कुछ हल्का होना होता है। ठीक है, ये बात आप लोग समझ लीजिएगा। नेक्स्ट अगली जो मोस्ट इंपॉर्टेंट यहाँ पर बात लिखी गई है, नोट लगाकर इसको समझ लीजिएगा। वर्णांधता एवं हीमोफीलिया लिंग सहलग्न रोग हैं जो वंशानुगत रोग माने जाते हैं। तो आपसे क्वेश्चन पूछेगा कि वंशानुगत रोग कौन कौन से होते हैं, तो एक तो हो गया आपका वर्णांधता और दूसरा होगा हीमोफीलिया। समझ में आ गया? अब बात करते हैं वर्णांधता के बारे में। तो अगर वीडियो आपको अच्छा लग रहा हो तो प्लीज़ लाइक कर दीजिएगा, क्योंकि आपके एक लाइक से हमें मोटिवेशन मिलता है कि और भी अच्छा कंटेंट हम आपको प्रोवाइड करा सकें। ठीक है बच्चों, तो सबसे पहले बात करेंगे वर्णांधता के बारे में। तो वर्णांध व्यक्ति लाल व हरे रंग में भेद नहीं कर पाता है। इसे प्रोटीन दोष या डेल्टोनिज्म भी कहते हैं। क्या बोला जाता है? इसको जो है प्रोटीन दोष बोला जाता है या डेल्टोनिज्म भी इसको
कहा जाता है। यानी कि जो वर्णांधता होता है रोग, इसमें क्या होता है कि व्यक्ति लाल और हरे रंग में भेद नहीं कर पाता है। ठीक है, चलते हैं आगे, अगले पॉइंट की बात करते हैं। स्पष्ट है कि वर्णांध व्यक्ति ना तो कलाकार, ना तो डिजाइनर, ना ही सज्जा कलाकार, रेल, जहाज, कार आदि का ड्राइवर बन सकता है। ठीक है, तो ये ना तो कलाकार बन सकता है, ना ही डिजाइनर बन सकता है, ना तो रेल का ड्राइवर, जहाज का ड्राइवर, ना तो कार का ड्राइवर। तो जो वर्णांधता से ग्रसित है, इस रोग से पीड़ित व्यक्ति है, तो वो किसी भी चीज का ड्राइवर तो बन ही नहीं सकता है और ना ही वो कलाकार बन सकता है। ठीक है, ये बात समझ में आ गई। क्वेश्चन यहाँ से बनता है, इसलिए हम आपको यहाँ पर बता रहे हैं। ठीक है, आगे दिया है अगला पॉइंट। गोरी प्रजाति में लगभग 8% एवं काली प्रजाति में 4% मानव इससे प्रभावित होते हैं, लेकिन इनमें स्त्रियां केवल 1/10 व 1/5 भाग तक प्रभावित होती हैं। अगला पॉइंट है, वर्णांधता का वर्णन सबसे पहले हॉर्नर ने जो है किया था 1876 यानी कि 1876 ईस्वी में। ठीक है, तो ये क्वेश्चन बनता है, आप लोग याद रखिएगा। चलते हैं आगे, नेक्स्ट देखते हैं। अब बात करते हैं हीमोफीलिया के बारे में। यह भी जो है मनुष्य का लिंग संलग्न रोग होता है जो वंशानुगत है। ठीक है, एक सामान्य व्यक्ति में जब चोट लगती है तो औसतन 2 से 8 मिनट में रुधिर का थक्का जम जाता है। ये जैम नहीं है, जम जाता है, यहाँ पर लिखा है। तो जो रुधिर है यानी कि जो आपका ब्लड है यानी कि जो खून है, अगर कोई एक सामान्य व्यक्ति है, अगर उसको चोट लगती है तो जो खून निकलता है तो वो लगभग लगभग 2 से 8 मिनट में ऑटोमेटिक बंद हो जाता है, यानी कि उसमें जो है रक्त का थक्का जम जाता है। ठीक है, जिससे रुधिर का बहना बंद हो जाता है। ये देखिए लिखा है आगे। हीमोफीलिया के रोगियों में कुछ प्रोटीन्स की कमी के कारण थक्का नहीं जमता है, यानी कि प्रोटीन्स की कमी होगी, इस वजह से उसमें थक्का नहीं जम रहा है और रुधिर बराबर बहता रहता है, इसलिए इसे रक्तस्रावण रोग भी बोला जाता है। तो रक्तस्रावण रोग या हीमोफीलिया एक ही बात है, ये भी आप लोग याद रखिएगा। और इसके कारण ही जो है व्यक्ति की, अगर समय से उपचार नहीं मिल पाया व्यक्ति को, तो उस रोगी की यहाँ पर मृत्यु भी हो सकती है। ठीक है, अगला पॉइंट यहाँ पर दिया है कि हीमोफीलिया रोग जो है इसकी प्रथम पहचान कहाँ होती है। तो ये सबसे पहले हुआ था महारानी विक्टोरिया को। किसको हुआ था? महारानी विक्टोरिया। तो ये भी आप लोग याद रखिएगा। यहाँ से क्वेश्चन बनता है कि जो हीमोफीलिया है ये सबसे पहले बीमारी किस में देखी गई थी? तो महारानी विक्टोरिया में देखी गई थी। नेक्स्ट, अब बात करते हैं आगे, वातावरण को प्रभावित करने वाले कारक कौन कौन से होते हैं। तो ये होता है भौतिक कारक, सामाजिक कारक, आर्थिक कारक और सांस्कृतिक कारक। ठीक है, चलते हैं आगे। अब बात कर लेते हैं इनके क्वेश्चंस के बारे में। तो अब जो है आपको क्वेश्चंस जो हम कराने वाले हैं, अभी आपने जो पढ़ा है, जो हमने आपको कॉन्सेप्ट क्लियर कराया है, उसी से संबंधित ये क्वेश्चन होने वाले हैं। तो यहाँ पर हम जो है कुल मिलाकर के 20 क्वेश्चन आपके लिए लेकर आए हैं और आपको सही जवाब यहाँ पर देना है। ठीक है, अपने आप को एनालाइज करना है कि कितना आपने यहाँ पर सीखा है। पहला क्वेश्चन है, वंशानुक्रम जो है माता पिता से संतान को प्राप्त होने वाले गुणों का नाम है। यह परिभाषा किसने दी है? बताइएगा कि वंशानुक्रम जो है वो माता पिता से संतान को प्राप्त होने वाले गुणों का नाम है। तो ये परिभाषा किसके द्वारा दी गई है? तो ये दी गई है बच्चों रूथ बेनेडिक्ट के द्वारा। ऑप्शन नंबर ए हमारा इसका सही उत्तर हो जाएगा। क्लियर हो गया? आगे चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, आनुवांशिकता के निम्नलिखित नियमों में कौन सम्मिलित नहीं है? तो हमने आपको 3 नियम बताए थे, समानता का नियम, भिन्नता का नियम, प्रत्यागमन का नियम, लेकिन अभ्यास का नियम हमने आपको नहीं बताया था, तो यही सम्मिलित नहीं है। तो ऑप्शन नंबर डी इसका सही उत्तर हो जाएगा। क्लियर हो गया? चलते हैं आगे, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। कौन सा रोग वंशानुगत है? बताइएगा कौन सा रोग वंशानुगत है? तो वर्णांधता भी है और हीमोफीलिया भी है, यानी कि ए और बी दोनों हैं। तो ऑप्शन नंबर सी आपका इसका सही उत्तर हो जाएगा। क्लियर हो गया? आगे चलते हैं, क्वेश्चन नंबर चौथा देखते हैं। वह वातावरण के अंतर्गत निम्न में से कौन सी परिस्थिति आती है? सामाजिक परिस्थिति भी आती है, सांस्कृतिक भी आती है, भौतिक भी आती है,
यानी कि उपर्युक्त सभी। तो ऑप्शन नंबर डी इसका सही उत्तर हो जाएगा। क्लियर हो गया? तो यहाँ पर हम ज़्यादा टाइम आपका नहीं लेने वाले हैं। आप लोगों को क्वेश्चन आ रहे होंगे, ऐसी हम आशा करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि ग्रेगर जॉन मेंडल किसके लिए प्रसिद्ध हैं? बताइएगा आप लोग, ग्रेगर जॉन मेंडल किसके लिए प्रसिद्ध हैं? तो ये जो है आनुवांशिकी के लिए प्रसिद्ध हैं। ऑप्शन नंबर सी इसका सही उत्तर हो जाएगा। तो अब आप लोगों को यहाँ पर क्वेश्चन करने में बहुत ही आसानी हो रही होगी, जिन्होंने वीडियो को बहुत ही ध्यान से देखा है और कॉन्सेप्ट समझा है। अगला क्वेश्चन बताइए, वर्णांध व्यक्ति लाल व हरा रंग जो है इसमें भेद नहीं कर पाता है, कौन सा दोष इसको बोला जाता है? बताइएगा। तो हमने आपको बताया था इसको प्रोटीन दोष बोला जाता है, यानी कि प्रोटीन की कमी के कारण। तो ऑप्शन नंबर ए इसका सही उत्तर हो जाएगा। क्लियर हो गया? नेक्स्ट क्वेश्चन, बालक के विकास के लिए क्या आवश्यक है? तो बालक के विकास के लिए क्या आवश्यक है? वंशानुगत वंशानुगत जो है ये भी आवश्यकता है, वातावरण की भी आवश्यकता पड़ती है, प्रेरणा की भी आवश्यकता पड़ती है, यानी कि ये सभी इसके राइट आंसर हैं। तो ऑप्शन नंबर डी विल बी योर राइट आंसर। क्लियर? चलते हैं आगे, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। वर्णांध व्यक्ति नहीं बन सकता है, क्या नहीं बन सकता है? कलाकार नहीं बन सकता है। अध्यापक तो बन जाएगा, छात्र भी बन जाएगा, संगीतज्ञ भी बन सकता है, लेकिन कलाकार नहीं बन सकता है। ठीक है, क्लियर हो गया? आगे देखते हैं अगला प्रश्न, व्यक्ति का व्यवहार निर्धारित करता है, क्या निर्धारित करता है? वंशानुगत, वातावरण, अधिगम या ये सभी? तो ये सभी निर्धारित करता है। ऑप्शन नंबर डी आपका सही उत्तर हो जाएगा। अगला प्रश्न देखते हैं, बताइएगा शिक्षा मनोविज्ञान का जो केंद्र है वो क्या है? तो शिक्षा मनोविज्ञान का केंद्र क्या होता है बच्चों? ये होता है बालक। ऑप्शन नंबर बी इसका सही उत्तर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, मनुष्य में क्रोमोसोम्स यानी कि जो गुणसूत्र हैं इसकी संख्या कितनी होती है? तो ये होती है 46। अगर यहाँ पर जोड़ी पूछा जाता तो 23 जोड़ी होती है। ठीक है, तो ये बात आप लोग याद रखिएगा। अगला क्वेश्चन है, हीमोफीलिया रोगी की प्रथम पहचान हुई थी। तो बताइएगा कि जो हीमोफीलिया रोगी था वो पहला रोगी कौन सा था? तो अभी हमने आपको बताया था महारानी विक्टोरिया। तो ऑप्शन नंबर सी इसका सही उत्तर हो जाएगा। क्लियर हो गया? आगे चलते हैं, देखते हैं अगला प्रश्न, बच्चे का लिंग जो है निर्धारण करता है। तो किसके द्वारा बच्चे का लिंग निर्धारित होता है? माता के द्वारा, पिता के द्वारा, या माता पिता दोनों के द्वारा, या कोई नहीं? तो जो बच्चे का लिंग होता है बच्चों, ये निर्धारित होता है पिता के द्वारा। ऑप्शन नंबर बी हमारा सही उत्तर हो जाएगा। ठीक है, क्लियर? नेक्स्ट क्वेश्चन है, जीव सांख्यिकी सिद्धांत के प्रतिपादक कौन हैं? तो बताइएगा, क्वेश्चन नंबर 14 का आंसर क्या हो जाएगा? जीव सांख्यिकी सिद्धांत के प्रतिपादक कौन है? तो ये है गाल्टन। ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगर बात करें बीजमैन की, तो बीजमैन ने क्या दिया था कि बीज कोशिकीय निरंतरता का जो सिद्धांत है ये बीजमैन के द्वारा दिया गया था। वहीं बात करें लैमार्क की, तो लैमार्क ने क्या दिया था कि उपार्जित गुणों के संचरण का सिद्धांत जो है ये दिया गया था लैमार्क के द्वारा। क्लियर हो गया? चलते हैं आगे, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। माता के अंडाणु, यहाँ पर जो है अंडाणु में गुणसूत्र पाए जाते हैं। तो बताना है कि माता के अंडाणु में कौन से गुणसूत्र पाए जाते हैं? तो केवल एक्स। ऑप्शन नंबर ए हमारा सही उत्तर हो जाएगा। एक्स वाई किस में पाए जाते हैं आपको बताना है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि पिता के शुक्राणु जो हैं यानी कि स्पर्म में गुणसूत्र पाए जाते हैं, एक्स पाया जाता है या केवल वाई पाया जाता है, या एक्स वाई दोनों? तो ऑप्शन नंबर सी एक्स वाई दोनों पाए जाते हैं। तो यही हमारा सही उत्तर हो जाएगा। क्लियर हो गया? आगे चलते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। वर्णांध रोगी किस रंग में अंतर नहीं कर पाता है? तो अभी हमने आपको बताया था लाल और हरे में। ऑप्शन नंबर सी आपका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, आनुवांशिकता का जनक किसे माना जाता है? बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। आनुवांशिकता का जनक किसे माना जाता है? तो ये माना जाता है मेंडल को। ऑप्शन नंबर ए इसका सही उत्तर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, वंशागत क्या है यानी कि वंशानुगत क्या है? तो ये जो है एक जन्मजात होता है। वंशानुगत क्या होता है? जन्मजात। तो ऑप्शन नंबर बी इसका सही उत्तर हो जाएगा। क्लियर हो गया?
नेक्स्ट क्वेश्चन है और ये होगा आज की क्लास का हमारा अंतिम प्रश्न। बालकों में वंशानुक्रम के कारण पाया जाता है। क्या पाया जाता है आपको बताना है। तो ये पाया जाता है शारीरिक विभिन्नता। ऑप्शन नंबर ए इसका सही उत्तर हो जाएगा। क्लियर हो गया। तो ये थे आज के कुछ महत्वपूर्ण प्रश्न जो हमने आपके साथ डिस्कस किए और आपने इन क्वेश्चंस में से कितने क्वेश्चन सही किए कमेंट बॉक्स में हमें ज़रूर बताएं और वीडियो आपको कैसा लगा ज़रूर हमें बता सकते हैं। और अभी तक अगर आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। मिलते हैं इसी टाइप से एक और अच्छे वीडियो के साथ। तब तक के लिए पढ़ते रहिए और आगे बढ़ते रहिए। जय हिंद, जय भारत।